क्या कभी सोचा है कि किसी भी प्रोजेक्ट में एक बिजनेस एनालिस्ट को सबसे क्रिटिकल रिसोर्स क्यों माना जाता है? कभी सोचा है कि बिजनेस एनालिस्ट प्रमोशन के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर ऐसे रोल्स क्यों चूज करता है? कभी सोचा है प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ज्यादा प्रीमियम सैलरी क्यों दी जाती है? आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड लास्टली प्रोजेक्ट मैनेजर को ओवरऑल सैलरी कितनी मिलती है। और ये एक थ्योरेटिकल वीडियो नहीं है, मैं इसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैंने एफआईएस नाम के कंपनी में जब काम किया था एज ए सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। वहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड कैसे रन करते थे। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट वर्किंग देयर फॉर एन ईयर मुझे स्क्रम मास्टर का रोल दिया गया था। तो स्क्रम मास्टर होते हुए मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर बहुत क्लोजली काम किया था। सो एज ए स्क्रम मास्टर मैंने भी क्या काम किया था, मेरे मैनेजर मुझे क्या इनपुट देते थे, वो सब सीक्रेट्स में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेट्स गो। तो शुरुआत में ये समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। तो ऐसे समझिए कि जब एक आईटी कंपनी होती है, वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, टूल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है किसी भी इंडस्ट्री को, तब एक डील क्रैक होने के बाद, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद किसी भी क्लाइंट के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जहां पर इनिशिएशन से लेके एग्जीक्यूशन से लेके क्लोजिंग तक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसे देखते हैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं जब एफआईएस में काम कर रहा था, हमारे कंपनी में ऑलमोस्ट 40,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज थे। बट यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग से टीम सेटअप होती थी, और उस टीम में बेसिकली 3 पिलर्स होते थे। एक बिजनेस एनालिस्ट का, एक डेवलपर का जो एक प्रोडक्ट को डेवलप करता है, एंड लास्टली सपोर्ट टीम जिसमें टेस्टर्स आते हैं, टेक्निकल राइटर्स आते हैं और बाकी के लोग भी आते हैं। लेकिन ये तीनों रोल किसे रिपोर्ट करते हैं? तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम बस यही था कि एक बार कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तब ये समझ लेना कि हमें ओवरऑल बजट कितना दिया गया है टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। सेकेंडली, टू प्लान द प्रोजेक्ट कि हम कितने टाइम में इसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्या हम कुछ बफर पीरियड रख सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं हर एक टीममेट के साथ। एंड लास्टली, क्लोजिंग द प्रोजेक्ट, जिसमें आपको प्रोडक्ट बनाने के बाद या फिर जो भी सॉल्यूशन है वो बनाने के बाद क्लाइंट लोकेशन पे जाके डेमो दिखा के वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना होता है, वो प्रोडक्ट हैंड ओवर करना होता है। तो इस पूरी प्रोसीजर में यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजर ही एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली स्किल्स क्या लगेंगे? आपको हर एक रोल का बेसिक आना चाहिए। मतलब एक टेस्टर क्या करता है, एक प्रोडक्ट का टेस्टिंग कैसे होता है, वहां से लेके डेवलपमेंट से लेके बिजनेस एनालिसिस तक हर एक रोल का कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होना चाहिए कि हर एक फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है आपके टीम में। सेकेंड, आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक माइंडसेट चाहिए, जहां पर आप एक विजनरी बेसिस पे प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाउ द एग्जीक्यूशन लुक्स लाइक। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो टूल्स आज के वीडियो में हम देखेंगे। हम जीरा एज अ टूल यूज करते थे, और वहाँ पे भी एक स्क्रम फ्रेमवर्क होता है। सो एक मेथोडोलॉजी डिफाइन होती है, हम अजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते थे और उसके अंडर स्क्रम फ्रेमवर्क यूज करते थे। वो मैं जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। बट ये फ्रेमवर्क यूज करने के बाद जो भी एक्सपेक्टेशन सेट होते हैं और जो वेरिएंस आता है, मतलब एक्सपेक्टेशन से क्या हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या वर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये एस्टिमेशन भी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ही था। एंड लास्टली, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स लगते हैं। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स में बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के हर एक टीममेट कैसे कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। सेकेंडली, एक इमोशनल सपोर्ट, लेट्स से कोई भी टीममेट किसी इश्यूज के थ्रू जा रहा है, इज देयर एनी बैकअप रिक्वायर्ड फॉर दैट रिसोर्स, इज देयर एनी सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर दैट रिसोर्स, वो चीज़ें भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही हैंडल करता है। जैसे हमारे कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आ गया था प्रोजेक्ट टाइमलाइन में, तो वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने स्टेप अप करके काफ़ी कुछ रीऑर्गेनाइज किया था टू मेक श्योर आवर प्रोजेक्ट इज स्ट्रीमलाइंड। अब आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूजुअली 5 पिलर्स होते हैं। चलिए एक एक करके सब देखते हैं। पिलर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो है इनिशिएशन। इनिशिएशन में बेसिकली हमारी जो प्रोफेशनल सर्विसेज टीम, मतलब फ्रंट एंड सेल्स टीम, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ क्लाइंट के पास जाती है, डेमो परफॉर्म करती है और एक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करती है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है,
हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि अरे ये प्रोजेक्ट किस बारे में है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्रोडक्ट में हमें कस्टमाइजेशन लगेगा या नहीं। तो हमारे लिए यूजुअली क्लाइंटल बैंक्स होते थे। तो ऐसे ही इमेजिन कर लीजिए, जो यूएस में अलग अलग बैंक्स है, यूके में अलग बैंक्स है, यूरोप में अलग बैंक्स है। हमारे कुछ क्लाइंट डेनमार्क से थे, वहाँ पर भी एक बड़ी बैंक थी जिनका सॉफ्टवेयर हम ही सप्लाई करते थे। तो ये जो भी हमारे क्लाइंटल थे, उनके पास जाना, डेमो करना और उनसे वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करके क्लोज करना, ये ओवरऑल होता था इनिशिएशन। दैट इज आवर फर्स्ट पिलर विद इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आता है सेकंड पिलर विच इज वेरी क्रिटिकल, ये है प्लानिंग का पिलर। प्लानिंग के पिलर में हमें यूजुअली एक बजट दिया जाता है। बजट इन द सेंस, ऐसे सोचिए एक आईटी कंपनी में आपकी कॉस्ट क्या ही हो सकती है। दो चीजें होंगी, वन इज ह्यूमन रिसोर्सेस, उनके बिलेबल आवर्स, मतलब जब एक रिसोर्स सुबह 10 से लेके शाम को 5, 6, 7 बजे तक काम करेगा तो जितने भी आवर्स दैट बिकम्स योर रिसोर्स। एंड सेकेंड इज जो भी आईटी हार्डवेयर सपोर्ट लगेगा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट लगेगा। अभी आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये तो सेंट्रल कॉस्ट, तो उसके ऊपर ज्यादा कंसर्न नहीं था। मेजर कंसर्न था मैनेजिंग बिलेबल आवर्स। मतलब अगर 5 लोग हैं जो दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके पास ओवरऑल बजटेड 40 घंटे है दिन के, जो आपको सही से एलोकेट करने हैं ताकि प्रोडक्ट पे इंप्रूवमेंट आए। This planning, this budgeting and this allocation, you have to do it over number of months. Let's say एक प्रोजेक्ट 6 महीने के लिए है, तो आपके पास वो एस्टिमेशन और वो विजन होना चाहिए कि अगले 6 मंथ में आप ये 40 आवर्स डेली कैसे एलोकेट करोगे, ताकि मे बी बाय एंड ऑफ 4th मंथ और 5th मंथ वो प्रोडक्ट रेडी हो। वी हैव सम बफर कि हम टेस्ट करके अगर कुछ इश्यूज हो, कुछ बग्स हो, उसे फिक्स करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट डिलीवर करते। सो ये सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था। और यहीं पे अगला पार्ट भी आता है, एग्जीक्यूशन पिलर। एग्जीक्यूशन पिलर में हम यही जो बिलेबल आवर्स है, यही रिसोर्सेस है, उसका बेटर एलोकेशन और ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग के लिए जीरा ये टूल यूज करते थे। अभी मार्केट में कई सारे टूल्स है, जीरा के साथ कई लोग आसना भी यूज करते हैं, ट्रेलो भी यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी यूज करते हैं। सो इट इज अप टू यू। मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे जीरा यूज होता था। और जीरा में बेसिकली जितने भी रिसोर्सेस है हम उनको पहले रजिस्टर करते हैं। सेकेंडली जो भी काम है उस काम को नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम स्टोरी पॉइंट्स बनाते हैं। स्टोरी पॉइंट्स क्या होता है, बेसिकली आप एस्टिमेट करोगे कि यार मुझे ये टास्क करने के लिए अगर 2 से 4 घंटे लग रहे हैं तो मैं इसे 1 स्टोरी पॉइंट असाइन करूंगा। अगर 4 से 6 या 8 घंटे लग रहे तो मैं शायद इसे 2 स्टोरी पॉइंट असाइन करूंगा। तो इस लॉजिक पे हम स्टोरी पॉइंट्स बनाते थे और हर रोज जैसे जिसकी अवेलेबिलिटी है उसे उतने स्टोरी पॉइंट्स अलोकेट हो जाते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इन स्टोरी पॉइंट्स के पीछे, ये स्टोरी पॉइंट्स यूजुअली फिबोनाची सीरीज में असाइन होते हैं। तो फिबोनाची सीरीज में हम टिपिकली देखेंगे 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ऐसे पॉइंटर्स। लॉजिक इसके पीछे ऐसा है कि जो भी आपका बैकलॉग रहता है, इट क्रिएट्स एन एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट, जैसे पाइलिंग होता है, और उसे फिर खत्म करने के लिए जैसे हम डिले करते जाएंगे वैसे ही हमारा टास्क बढ़ते जाएगा एंड वी शुड अवॉइड दैट डिले। उसके वजह से हम फिबोनाची सीरीज का यूज करते हैं। तो यही स्टोरी पॉइंट्स असाइन करने के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंड अप कॉल्स। स्टैंड अप कॉल्स मतलब हर दिन आपका स्क्रम मास्टर या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर एक मीटिंग लेगा, क्विक मीटिंग ऑफ 15 to 30 मिनट्स। वहाँ पे 1 by 1 पर्सन हैज टू स्पीक अप कि जितने स्टोरी पॉइंट्स दिए हैं क्या वो कंप्लीट हुए हैं, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, अगर हो गए हैं टाइम से पहले तो डज ही और शी हैव बैंडविड्थ फॉर एडिशनल वर्क। ये इवेल्युएट करके डेली एक कॉल क्लोज होता था टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर एक वीकली कॉल भी होता है और एक मंथली कॉल भी होता है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर हमने लेट्स से मंथ में 120, 150 अगर स्टोरी पॉइंट्स थे, एक्सपेक्टेशन था कि इतने स्टोरी पॉइंट्स क्लोज हो जाएंगे। ऑन कॉन्ट्ररी अगर सिर्फ 80-90 स्टोरी पॉइंट्स ही क्लोज हुए हैं तो व्हाई हैव वी अंडर परफॉर्म। अगर 150 थे और 150 हो गए देन इट्स अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जा रहे हैं। और लेट्स से हमने 150 की जगह पे 180 पॉइंट्स क्लोज कर दिए, देन इट कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन कि हम एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एट टाइम्स फिर मैनेजमेंट आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है कि क्या आपने पर्पसफुली कम एक्सपेक्टेशन रखा था, क्योंकि ये गैप तो काफी बड़ा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो वहां पे इट कैन बी रियली गुड फॉर यू और रियली बैड फॉर यू। एंड आई नो आपको ये सब एक्साइटिंग लग रहा होगा, एंड इफ just like me you are also interested to make a career as a business analyst, तो मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है, दैट इज डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बिजनेस एनालिस्ट ये प्रोफाइल टारगेट कर सकते हो और प्रमोशन के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये प्रोफाइल टारगेट कर सकते हो। इट्स अ 6 months डिप्लोमा, आपको हफ्ते में 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद हमारे जो एक्सपर्ट्स है, हमारे मेंटर्स है, वो आपको गाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ सीवी, मॉक इंटरव्यूज
और उसके बाद हमारी प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम भी है जो आपको हेल्प करेगी इन लैंडिंग योर ड्रीम जॉब। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर कर दी है, डू चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लेट्स से स्टैंड अप कॉल कंप्लीट हो गया एंड वी आर ऑन ट्रैक। इसके बाद जो रिव्यू होता है वो सबसे क्रिटिकल होता है। जो मंथ एंड वीकेंड वो तो एक रिव्यू हो गया, दूसरा रिव्यू होता है मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट रिव्यू में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो भी बिलेबल आवर्स है, जो भी हमारे पास स्टोरी पॉइंट्स है, उससे अलाइंड एक कॉस्ट होती है। तो क्या वो कॉस्ट विद इन आवर स्कोप ऑफ कंट्रोल है, मतलब क्या वो कॉस्ट हम रेवेन्यू से कम रख पा रहे हैं या नहीं। अगर कहीं पर भी कॉस्ट ज़्यादा हो गई, विच मीन्स हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है, और जैसे प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है, देयर इज़ अ गुड चांस मैनेजमेंट विल गेट डिस्टर्ब्ड। मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वी आर रनिंग अ बिजनेस, तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। और इसी क्रिटिकल रीजन के वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। और इसी रीज़न की वजह से अगर आप एवरेज सैलरी देखोगे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, तो वो मिनिमम 20 लाख से ही स्टार्ट होती है। एंड ऑन एन एवरेज मैंने अपने सर्कल में जितने देखे हैं, everyone was around 30 to 40 lakhs per year CTC वाइज। काफ़ी लुक्ड आफ्टर या सॉर्ट आफ्टर करियर पाथ है। आपको ट्रैवल करने के लिए मिलता है, क्रिटिकल रिसोर्स होते हो, लोगों को मैनेज करने के लिए मिलता है ताकि आप सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बनने के लिए बेटर प्रिपेयर हो जाओ। एंड लास्टली आपका जो इम्पैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ रनिंग अ प्रोजेक्ट, ये डायरेक्टली कॉस्ट या प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। और इसी रिव्यू के साथ हमारा अगला पिलर भी आता है, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो जीरा बोर्ड तो एक पार्ट हो गया, इसके पीछे आता है टाइम शीट। टाइम शीट बेसिकली डिफाइन करता है कि हर रिसोर्स अपना कितना टाइम किस प्रोजेक्ट पे दे रहा है, एंड एंड ऑफ द मंथ वो रिसोर्स कितना कॉस्ट इनकर कर रहा है एक कंपनी के लिए। एज लॉन्ग एज द रेवेन्यू इज हायर एज कम्पेयर टू द कॉस्ट, कंपनी इज इन अ गुड शेप। लेकिन अगर रेवेन्यू कम हो और कॉस्ट ज़्यादा हो तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और यहाँ पर बात आती है एफिशिएंसी की और प्रोडक्टिविटी की। And to take care of this, tools like Jira, Asana या Microsoft Project यही handy आते हैं। This helps us track productivity and efficiency in terms of overall team's performance। अभी conclusion से पहले मैं और एक important चीज़ बताता हूँ। ये जो अप्रोच होता है यूजिंग अ जीरा बोर्ड, यूजिंग आसाना, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये एक पार्ट हो गया। इससे पहले भी हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो कौन सा रहेगा। मोस्टली स्क्रम यूज़ करते हैं और स्क्रम इजीली जीरा के साथ इंटीग्रेट भी होता है। लेकिन लेट्स से अगर आप एक एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट में जा रहे हो, एक इनोवेशन प्रोजेक्ट में जा रहे हो, वहाँ पर भी प्रोजेक्ट मैनेजर यूजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक्सप्लोरेटरी या इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि आपको डेडलाइन नहीं पता, और इवन इफ डेडलाइन पता है तो आप उस टाइम में क्या एक्सप्लोर कर पाओगे, क्या इनोवेट कर पाओगे, ये नहीं पता। तो इन दैट केस एक अप्रोच होता है जिसे कानबान कहते हैं। कानबान अप्रोच में आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो, लुकिंग एट एवरीडेज प्रोग्रेस कि आज हमने कितना कवर किया है एक टूल को, एक नए सिनारियो को, एक केस स्टडी को, और क्या उसे हम एक सॉल्यूशन में, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट पाए या नहीं। तो जब भी आपके पास एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट हो जहाँ पर आपको सब कुछ पता है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, तो बेटर अप्रोच रहेगा स्क्रम अप्रोच। लेकिन अगर आप एक्सप्लोरेटरी फेज में हो जहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन को ढूंढना है, प्रेजेंट या कस्टमाइज नहीं, ढूंढना है, तो इन दैट केस कानबान इज अ बेटर अप्रोच। और ये दोनों अप्रोच हमारे कोर्स में सिखाए गए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू चेक इट आउट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि एक बिजनेस एनालिस्ट क्यों बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए। वो वीडियो जरूर देखना आगे जाने से पहले, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए आप बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हो और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर ये रोल कैसे टैप इन कर सकते हो। थैंक यू।